इससे पहले सोलो लेवलिंग सीजन 2 में जिन्हों के आते ही कहानी एक जरूरी मोड़ पर पहुंच गई थी। जेजू द्वीप पर भयानक चींटियों की बस्ती का अंत, जीत का दावा और शक्तिशाली हासिल करना। चींटी राजा बेरू के रूप में नया सहयोगी, जो अब एक वफादार छाया सैनिक है। इसके बाद मारे गए शिकारियों के अंतिम संस्कार में जिन्हों ने अपनी योजना का खुलासा किया। अपना खुद का संघ बनाएं। नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने जल्द ही अज्ञात क्षेत्र में कदम रखा और भी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। राक्षस और बढ़ती अराजकता के पीछे काम करने वाले सच्चे मास्टरमाइंड को उजागर करना शुरू कर रहे हैं। लाल गेट में जादुई जानवरों की पहली लहर को साफ करने के बाद जिन्हों आगे बढ़ा, अपने बुलाए सैनिकों के साथ अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। फिर काल कोठरी का मालिक उभरा, अपने कुलीन रक्षकों के साथ। उसने युद्ध के मैदान को छान मारा, उसकी सेना के नरसंहार के लिए जिम्मेदार इंसान की तलाश। उसकी नजर जिन्हों पर टिकी हुई थी, एक जबरदस्त उपस्थिति जिसने बेचैनी की लहर दौड़ा दी। उसे इससे पहले कि वह कोई आदेश जारी कर पाता, एक भयावह एहसास हुआ। युद्ध का मैदान खामोश था। उसकी पूरी सेना, वे सभी पहले ही नष्ट हो चुकी थी। जिन्हों को वह स्थिति मिल गई जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। उसने अपने छाया सैनिकों को खुद को प्रकट करने का आदेश दिया, फिर ठंडी नजर से उन्हें आदेश दिया, अपने सामने खड़े दुश्मनों को खत्म करने के लिए। जिन्हों अपनी छाया सेना के साथ जबरदस्त आभा बिखेरते हुए आगे बढ़े। आसन्न खतरे को भांपते हुए क्रूरता से भरे जादुई जानवर को नजरअंदाज करना हो सकता है था, लेकिन उनका कोई मुकाबला नहीं था। युद्ध के मैदान में अराजकता फैल गई, क्योंकि जिन्हों ने अपने दुश्मनों को बेरहमी से कुचल डाला, उन्हें टुकड़े टुकड़े करके नष्ट करना। बॉस, जो अब डर से पंगु हो गया था, अपनी सेना को नष्ट होते देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जब वह अपने गिरे हुए अधीनस्थों को पुकार रहा था तो उसकी पीड़ा भरी चीखें काल कोठरी में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी नहीं बचा। अंतिम हताश कोशिश में बॉस आगे बढ़ा, लेकिन बारू बिजली की गति से आगे बढ़ रहा था। पहले मारा, उसके पंजे बॉस के शरीर में घुस गए। टाइग्रिस ने पीछा किया, एक तेज गति में एक हाथ अलग कर दिया। टस्क ने फिनिशिंग दी। झटका, जबरदस्त ताकत से बॉस को जमीन पर पटकना। इसके प्रभाव से पूरा युद्धक्षेत्र कांप उठा। जैसे ही धूल जमी, जिन्हों आगे बढ़ा। बॉस अपने ही खून के तालाब में पड़ा हुआ था और बमुश्किल जीवन से चिपका हुआ था। जिन्हों ने जवाब मांगा, लेकिन प्राणी चुप रहा। सिस्टम हो सकता है तब फिर से हस्तक्षेप कर रहा था, जिससे उसे कोई भी जरूरी जानकारी प्रकट करने से रोका जा सके। जिन्हों ने आह भरते हुए इस सोच को खारिज कर दिया। फिलहाल उसके पास ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ और था। उसने अपना सामान खोला और ध्यान केंद्रित करते हुए एक चाबी निकाली। यह शापित यादृच्छिक बॉक्स कुंजी थी, एक दुर्लभ वस्तु जिसे उसने 12 को हराने के बाद मिला किया था। राक्षस महल। उस समय कुंजी ने कोई जानकारी नहीं दी थी, जिससे जिन्हों इसके उद्देश्य के बारे में हैरान था। लेकिन अब जेजू द्वीप हमले में अपनी उपलब्धियों के बाद 100 के स्तर तक पहुंचने के बाद जरूरी शर्तें पूरी कर ली गई थी। सिस्टम ने अंततः रहस्यमय कुंजी के पीछे के विवरण का खुलासा कर दिया था। यह मंदिर के गेट पर बने कार्टून की कुंजी थी। एक संदेश आया, जिसमें कहा गया कि निर्धारित गेट का जगह एक बार बताया जाएगा। आवंटित समय बीत चुका था। नाम जिन्हों के दिमाग में घर कर गया। मंदिर पर कार्टून, यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। में दोहरी काल कोठरी, उसके अंत में प्राचीन मंदिर, भयानक पत्थर की मूर्तियां और पत्थर। उनमें से एक के हाथ में स्लेट थी। आखिरकार टुकड़े अपनी जगह पर गिर रहे थे। जिम्बू को एहसास हुआ कि सिस्टम उसे वापस वहीं बुला रहा है जहां से यह सब शुरू हुआ था। वही जगह जिसने उसे एक जागृत शिकारी के मार्ग पर स्थापित किया था, एक बार उसे बुला रहा था। ज्यादा इस बार यह अलग महसूस हुआ। यदि सब कुछ शुरू से ही व्यवस्थित किया गया होता, यदि सिस्टम प्रतीक्षा कर रहा होता उसकी वापसी, तब जिन्हों को पता था कि उसे कॉल का जवाब देना होगा। चुनौती एक बार फिर जारी की गई थी, और इस बार वह तैयार था।
दृढ़ संकल्प के साथ जिम्मू ने अपने मन में भगवान की मूर्ति के लिए उसकी प्रतीक्षा करने की घोषणा की, क्योंकि वह आ रहा था। जैसे ही जिम्मू लाल गेट को साफ करने के बाद बाहर निकला, डेलाइट पहले ही टूट चुका था। वह अपने गिल्ड कामालय की ओर जाने के लिए तैयार होकर अपनी कार की ओर चलने लगा। तभी अचानक एक आदमी आया। उन्होंने खुद को फेडरल के एक वरिष्ठ जादहारी एडम वाइट के रूप में पेश करते हुए उनसे संपर्क किया। ब्यूरो ऑफ हंटर्स उस इंसान की उपस्थिति किसी जरूरी बात का संकेत देती है। जिज्ञासु जिन्हों ने पूछा कि वह उससे मिलने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से इतनी दूर क्यों आया है। एडम ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे उसकी दिलचस्पी तुरंत चरम पर पहुंच गई। उसके पास ऐसी जानकारी थी जो कोई दूसरा देश या संस्था नहीं दे सका। एडम ने बताया कि ब्यूरो ने खास इंसानों के साथ ज्ञान साझा करना अपना मिशन बना लिया है। जिन्हू की तरह और जेजू द्वीप पर उनके प्रदर्शन के बाद उनमें उनकी रुचि आसमान छू गई थी। लेकिन जिन्हू को संदेह था, वह चलने के लिए तैयार था जब तक कि एडम ने एक शब्द नहीं कहा, अपग्रेडर। इसने उसे अपने रास्ते पर रोक दिया। एडम ने आगे समझाने की पेशकश की और दोनों ब्यूरो के डिप्टी से मिलने के लिए चले गए। निदेशक पहुंचने पर जिन्हू का स्वागत खुद उपनिदेशक माइकल कोनर ने किया, जिन्होंने बर्बाद कर दिया। मुद्दे पर पहुंचने का समय नहीं है। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, अमेरिकन हंटर्स में शामिल होने का निमंत्रण। जिन्हू को उनके प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सीधे वहां आने के असली कारण पर आया, अपग्रेडर। जल्द ही नॉर्मा सेलन नाम की एक अधेड़ उम्र की महिला कमरे में दाखिल हुई। कॉनर ने उसे अपग्रेडर के रूप में पेश किया, जो दुनिया का एकमात्र इंसान है जो आगे बढ़ने में सक्षम है और प्राणियों की क्षमताओं को जागृत किया। मिस सेलन ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया, हालांकि जिम्मू को संदेह हुआ। जब उसने उसकी क्षमता की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया तो उसने दावा किया कि वह एक इंसान है। तीनों चरणों को पूरा करने के बाद ताकत में 20 से 30% की वृद्धि का अनुभव हो सकता है। कॉनर ने इस बात पर जोर दिया कि ब्यूरो उम्मीद करते हुए जिम्मू को यह अविश्वसनीय उपहार देने को तैयार है। वह स्वीकार कर लेगा। अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए मिस सेलन ने पहले चरण का प्रदर्शन वहीं करने की पेशकश की। उसने धीरे से जिम्मू की कलाई पकड़ ली और उसे उसकी आंखों में देखने का निर्देश दिया। बारीकी से देखने पर कॉनर को यकीन था कि एक बार जिम्मू ने सबसे पहले अपग्रेड का अनुभव किया था। हाथ, वह समझौते को जारी रखने और हस्ताक्षर करने के लिए उत्सुक होगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जैसे ही मिस सेलन ने जिम्मू की आंखों में देखा, उसने अचानक पाया कि वह किसी सदमे में डूबी हुई है। अंधेरा। उसने बहुत खोजबीन की, लेकिन जब तक कोई छाया नहीं उभरी, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली और सीधे घूरकर देखा, वह करीब आई और उसकी भयानक उपस्थिति प्रकट हुई। उस पर डर से अभिभूत होकर वह चिल्लाई और अपनी कुर्सी से गिर गई, जिससे वह पूरी तरह हिल गई। देखा था, मिस सेलन की सुरक्षा कर रहे दो एजेंटों ने घबराहट में जिन्मू पर निशाना साधते हुए तुरंत अपनी बंदूकें निकाल ली। उनकी प्रतिक्रिया से घबराए कॉनर ने तुरंत हस्तक्षेप किया और चिल्लाते हुए उन्हें अपनी आवाज कम करने के लिए कहा, हथियार। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि जिन्मू कौन थे, चेतावनी दी कि अगर उन्होंने किसी के प्रति इस तरह से व्यवहार किया है, थॉमस आंद्रे या लियू जिगांग की तरह, वे इसे पछतावा करने के लिए जीवित नहीं रहे होंगे। अपनी गलती का फायदा उठाते हुए एजेंटों ने तेजी से अपनी बंदूकें निकाली और कांप रहे लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़े। मिस सेलन। कोनर पीछे मुड़ा और जिन्हू को गहराई से प्रणाम किया और अपने एजेंट के कामों के लिए बहुत माफी मांगी। अभी भी जो कुछ हुआ था उसे संसाधित करने की कोशिश कर रहा था। जिम्मू ने उसे आश्वस्त किया कि यह ठीक था। कॉनर मिस सेलन के पास पहुंचे और यह समझने की कोशिश करने लगे कि क्या हुआ था। वह मुश्किल से बोल पा रही थी, उसकी सांसें अस्थिर थीं। उसकी परेशानी देखकर उसने तुरंत फैसला किया कि उनकी मुलाकात को फिर से निर्धारित करना सबसे अच्छा होगा। जिम्वो। बिना किसी हिचकिचाहट के एडम जिन्हू को कमरे से बाहर ले गया, फिर भी उसे पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। सांस। मिस सेलन आखिरकार बोलने में कामयाब रही। उसके लिए जिन्हू कोई साधारण शिकारी नहीं था। वह एक राजा था, किसी भी चीज से परे एक शक्तिशाली राजा जिसका उसने कभी सामना नहीं किया था। कॉनर ने उसके शब्दों की गंभीरता को समझने की कोशिश करते हुए पूछा कि क्या इसका मतलब जिन्हू था एक राष्ट्रीय स्तर के शिकारी के रूप में मजबूत, लेकिन मिस सेलन ने स्वीकार किया कि यह कुछ नहीं था। वह माप सकती थी। उसने जो अनुभव किया था वह रैंकिंग या वर्गीकरण से कहीं आगे था। अभी भी कांपते हुए उसने उस अनुभूति का वर्णन किया जिसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। जब उसने जिन्हू को देखा
तो उसने केवल उसे ही नहीं देखा, बल्कि उसके भीतर एक उपस्थिति देखी। बल इतना गहरा और जबरदस्त था कि जब उसने उसमें झांकने की कोशिश की तो उसने उसकी ओर देखा। जैसे ही डर ने उसे जकड़ लिया, उसने कॉनर के साथ एक आखिरी भयावह एहसास साझा किया। जिन्हों की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही जिन्हों कमरे से बाहर निकला, माहौल तनावपूर्ण बना रहा। ब्यूरो ने उसे भर्ती करने की मांग की थी, यह विश्वास करते हुए कि वे उसे कुछ मूल्यवान पेशकश कर सकते हैं। इसके बजाय उन्होंने अपनी समझ से बहुत परे कुछ उजागर किया था। फिर कहानी टाइमलाइन की एक पुरानी घटना पर जगहांतरित हो गई। यह दृश्य अमेरिका का है, जहां एक शिकारी उच्च स्तरीय काल कोठरी में फंस गया था। भय ने उसके चेहरे को जकड़ लिया क्योंकि उसके सामने एक डरावनी उपस्थिति उभरी। सिलिड, फ्रॉस्ट मोनार्क, जो देश के भीतर शासकों की तलाश में था। एक क्षण बाद उसके पीछे एक द्वार खुला, जिससे ट्रांसफिग्रेशन सम्राट योगोमंत का पता चला। वह पहले में एक छोटे से द्वीप के बारे में तत्काल समाचार लाते हुए चाइल्ड की ओर तेजी से बढ़ा। सिलेड ने भौहें सिकोड़ते हुए सवाल किया कि योगोमंत उस जगह का निर्माण क्यों कर रहा है जिस पर वह पहले ही दावा कर चुका है। क्योंकि पहले में द्वीप छाया सम्राट का घर था। उन्होंने बताया कि शासक उस जगह के दक्षिण में लेगिया को मुक्त करने का कोशिश कर रहे थे। उसे तुरंत वहां जाने की जरूरत थी। उन्होंने फ्रॉस्ट मोनार्क से पहले में अपना जगह लेने का आग्रह किया, लेकिन सिलिड ने फिर दबाव डाला। छाया सम्राट के बारे में क्या? योगमंत ने उसे आश्वस्त किया कि जब तक वास्तुकार अनुबंध और सब कुछ पूरा करेगा, योजना के अनुसार चलेंगे। हालांकि उन्होंने एक दिलचस्प विवरण भी साझा किया जिसने सिलिड को उत्साह से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। प्रकाश का सबसे बड़ा टुकड़ा पहले में स्थित था। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क को एक शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास हुआ। एक शासक आए थे। यह जिन्हों के पिता सोंग इलहवान थे। उसने जानबूझकर राजाओं को अमेरिका में लुभाने के लिए अपनी शक्ति के निशान छोड़े थे। उनकी दृष्टि रोष से भरी हुई थी क्योंकि उन्होंने जानना चाहा कि क्या वे कोरिया का उल्लेख कर रहे थे। पहले में छोटा द्वीप। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, फ्रॉस्ट मोनार्क ने इसकी पुष्टि की। इलावान को उनका पीछा करने के लिए ताना मारा। अगर उसने हिम्मत की, पीछे हटने वालों में से नहीं। इलावान ने तेजी से हमला किया, लेकिन सिलिड ने सहजता से मुकाबला किया। एक विशाल बर्फ की दीवार की दिशा में, जो प्रभाव पड़ने पर फट गई, जिससे पूरा क्षेत्र हिल गया। अभी में यूजिनो कामालय में बैठा था, अपने नए मिशन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध, चुप। जिसने भी जिन्हों को बुरा भला कहने का साहस किया। जेजू द्वीप पर छापे और जिन्हों की संलिप्तता को लेकर हुए विवाद के बाद वह दृढ़ संकल्पित था, अपने साथी और उनके संग दोनों की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने प्रत्येक आक्रामक धूमकेतु को सावधानी पहले देखा और एक एक करके उनकी रिपोर्ट की। अटूट फोकस वाला। तभी एक बार जिन्हों चुपचाप उसके पास प्रकट हुआ। अचानक उपस्थिति ने जिन्हों को चौंका दिया, जिससे उसकी एकाग्रता भंग हो गई। जिन्हों ने लापरवाही से पूछा कि क्या कोई परेशानी है, लेकिन जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है। तभी उसे कुछ असामान्य चीज नजर आई। जिन्हों अभी भी अपने शिकारी गियर में था। जिन्हों ने बताया कि वह अभी अभी एक गेट से उच्च स्तरीय जादू लेकर लौटा है, कोर अपने गिल को वित्त पोषित करने के लिए। यह सुनकर जिन्हों को राहत भी हुई और प्रभावित भी। ऐसे मूल्यवान संसाधनों के साथ उन्हें भविष्य के कर्मचारियों के वेतन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि जब जिन्होंने कर्मचारियों का उल्लेख किया तो जिन्हों भ्रमित दिखे। जिन्होंने उन्हें याद दिलाया कि आधिकारिक तौर पर स्थापित करने के लिए उन्हें अभी भी एक और सदस्य की जरूरत है, गिल्ड। लेकिन इससे पहले कि वे इस पर सोच कर पाते, एक और गंभीर मुद्दा सामने आ गया। गिल्ड का नाम। जिन्होंने शुरू में इसे महत्वहीन बताकर खारिज कर दिया, लेकिन जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक नाम परिभाषित करेगा उनकी पहचान। जैसे ही उन्होंने संभावित नामों पर बहस की, दरवाजे पर एक दस्तक ने उनकी चर्चा को बाधित कर दिया। जिन्हों झिझक रहे थे, उत्सुक थे कि कौन आ सकता है। जैसे ही उसने चरमरा कर दरवाजा खोला, वह सदमे से बेहोश हो गया। उनसे पहले कुछ हंटर चाहेन थे। जिन्हों उतना ही आश्चर्यचकित था। उनके कद के किसी इंसान का उनके कामालय में दिखना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उसने पूछा कि उसे वहां क्यों लाया गया, और हेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका कारण बताया।
वह उसके संग में शामिल होना चाहती थी। जिन्हों उसके अनुरोध से हैरान हो गए और स्पष्टीकरण मांगा। उसे जागने के बाद केवल 2 साल ही हुए थे, जिसका मतलब था कि वह अभी भी अनुबंध पर थी। शिकारी संघ। उसने मान लिया कि वह इतनी आसानी से नहीं जा पाएगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। हेन अपना अनुबंध तोड़ने के लिए जुर्माना भरने को तैयार थी। उसे और भी ज्यादा सदमा इस बात से लगा कि उसे बदले में कुछ भी नहीं मिलने की उम्मीद थी, यहाँ तक कि एक हस्ताक्षरित बोनस की भी नहीं, या वेतन। जिन्हों को समझ नहीं आ रहा था कि वह कोरिया के सबसे शक्तिशाली संघों में से एक को क्यों छोड़ देगी, उसके नवगठित अप्रमाणित के लिए। आगे दबाव डालते हुए उन्होंने पूछा कि वह इतना कठोर फैसला क्यों ले रही है। हेन झिझका। उसने अपनी नजरें झुका ली और अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करने की कोशिश कर रही थी। वह हो सकता है सत्य को स्वीकार नहीं कर सकी। जीजू में जो कुछ हुआ और उसने उसे मौत के जबड़े से कैसे बचाया, उसके बाद वह यही चाहती थी, उसके पास रहो। लेकिन वह ऐसा कह नहीं सकी। इसके बजाय उसने खुद को शांत किया और एक मनगढ़ंत बहाना बना दिया। वह बस एक सरल जीवन चाहती थी। जिन्होंने सुना, जितना उसने बताया उससे कहीं ज्यादा समझा। एक एसरैंक शिकारी के रूप में वह इसके साथ आने वाले बोझ को जानता था, लेकिन वह उसे ऐसे ही शामिल नहीं होने देने वाला था। अपने संकल्प का परीक्षण करने के लिए जिन्होंने एक गिल प्रवेश परीक्षा शुरू की। हेन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि भर्ती सूचना में परीक्षण का कोई उल्लेख नहीं था। हालांकि जिन्होंने आसानी से ध्यान हटा दिया, जिसका अर्थ है कि यह जिन्हों की गलती रही होगी। भाग। हालांकि जिन्होंने घोषणा की कि उसे उसके सबसे मजबूत संबंध का सामना करना होगा। एक। फिर भी अप्रत्याशित चुनौती के बावजूद हेन जरा भी नहीं घबराया। न कोई डर था, न कोई झिझक। वह इसे लेने के लिए तैयार थी। बिना समय बर्बाद किए जिन्होंने हंटर एसोसिएशन के व्यायामशाला में जाने का सुझाव दिया, परीक्षण आयोजित करने के लिए। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, जिन्हों को एहसास हुआ कि व्यायामशाला उनसे काफी दूर थी। कामालय। वह परीक्षण करना चाहता था कि क्या उसका छाया विनिमय कौशल उन दोनों को एक साथ ले जा सकता है। उन्होंने हेन को आश्वस्त किया कि लंबी सैर की कोई जरूरता नहीं है। वे कोई शॉर्टकट अपना सकते थे, लेकिन उसे करीब रहने की जरूरत थी। जैसे ही जिन्होंने उसकी ओर कदम बढ़ाया, हेन को अपने गले में एक गांठ महसूस हुई। वह उसकी अपेक्षा से ज्यादा करीब था। इससे पहले कि वह इसे संसाधित कर पाती, जिन्होंने छाया विनिमय सक्रिय कर दिया। एक पल में उनका रूप छाया में डूब गया और बिना किसी आवाज के कमरे से गायब हो गया। जैसे ही वे व्यायामशाला में पहुंचे, रोशनी स्वचालित रूप से चमकने लगी, जिससे उनकी प्रतिक्रिया हुई। मन। विशाल जगह उज्जवल रूप से प्रकाशित था और हेन किस बात पर अपना आश्चर्य छिपा नहीं सकी। उसने अभी अभी अनुभव किया था। अंततः उसकी नजर जिन्हों पर टिकी, उससे पहले उसने अपने आसपास का जायजा लेने में कुछ समय लगाया, जो परीक्षण शुरू करने के लिए पहले से ही तैयार था। जैसे ही वे शुरू करने वाले थे, हेंग को एहसास हुआ कि उसने अपना हथियार पीछे छोड़ दिया है। जिन्होंने बताया कि व्यायामशाला के पास आरक्षित हथियार थे, हालांकि वे ज्यादातर के लिए थे। प्रशिक्षण और उच्चतम गुणवत्ता का नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने चयन की जांच की और वजन और लंबाई में समान तलवार चुनी, उसके सामान्य के लिए। एक बार जब उसने अपनी पसंद की पुष्टि कर दी, तो जिन्होंने अपनी छाया के बीच सबसे अच्छे तलवारबाज इग्रिस को बुलाया। सैनिक। जबकि बरुण निस्संदेह उसका सबसे मजबूत संबंध था, जिन्हों उसके खिलाफ हमला करना जानता था। हाइन बहुत ज्यादा हो सकता है, संभावित रूप से यहाँ तक कि दर्दनाक भी हो सकता है, इसलिए उसने इसके लिए इग्रिस पर फैसला किया। परीक्षा। जिन्होंने बताई शर्तें, समन को नष्ट कर मिलेगी जीत, जबकि यदि हेन ने आत्मसमर्पण कर दिया तो हार होगी। लड़ाई को निष्पक्ष बनाने के लिए उसने अपनी सूची से दानव सम्राट तलवार निकाली और सौंप दी। यह इग्रिस कोडोट। बिना समय बर्बाद किए जिन्होंने संकेत दिया और मैच शुरू हो गया। जिन्होंने सबसे पहले हमला किया, दानव सम्राट तलवार को घातक सटीकता के साथ घुमाया, एक बोल्ट भारी शक्ति के साथ बिजली हेन की ओर कड़कती हुई चली। जैसे ही विस्फोट पीछे की दीवार पर हुआ, उसने बिल्ली जैसी चपलता से बचते हुए तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह एक गहरा जला हुआ निशान छोड़ रही है। जिन्होंने करीब से देखा, प्रभावित हुए। यदि वे उससे थोड़ा भी चढ़ जाते तो कोई छोटा शिकारी घातक रूप से घायल हो जाता। आक्रमण करना, गति खोए बिना
हेन ने अपनी तलवार पकड़ ली और आगे बढ़ गई। उसका ध्यान अटल था और इग्रिस ने उसका सामना किया। उसके ब्लेड आपस में टकराए, जिससे चिंगारियां उड़ने लगीं। प्रत्येक प्रहार व्यायामशाला में गूंज उठा। जिन्हों को एक अच्छी लड़ाई की उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लड़ाई देखी, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कम आंका था। हेन, दानव सम्राट तलवार चलाने के बावजूद इग्रिस संघर्ष कर रहा था। हेन के हमले निरंतर थे। उसकी तकनीक परिष्कृत और सटीक थी। एक आखिरी झटके के साथ उसने इग्रिस को दीवार से टकरा दिया। प्रभाव पूरे क्षेत्र में गूंज उठा और जिन्हों को पता था कि नतीजा तय हो गया है। इससे पहले कि इग्रिस फिर से उठ पाता, उसने मैच रद्द कर दिया। लेकिन हेन संतुष्ट नहीं था। वह आगे बढ़ी, उसकी सांसें स्थिर रहीं और उसने सवाल किया कि क्या इग्रिस वास्तव में वही है जिन्हों के पास सबसे मजबूत संबंध था। उसकी निगाहें अटल थी क्योंकि वह अब अपने सबसे मजबूत इंसान का सामना करने पर जोर दे रही थी। जिन्हों झिझक रही थी, यह जानते हुए कि उसका मतलब वास्तव में कौन था। उसे चिंता थी कि उसे चोट लग सकती है, लेकिन हेन का दृढ़ संकल्प अटल था। वह पीछे नहीं हट रही थी। वह यह लड़ाई चाहती थी। एक संक्षिप्त विराम के बाद जिन्हों अंततः सहमत हो गया और बिना एक और शब्द कहे बुलाया, बारू। जैसे ही छाया चिंटी साकार हुई, व्यायामशाला में माहौल बदल गया। लेकिन अपनी आभा के भारी बोझ के बावजूद हेन दृढ़ खड़ा रहा। बारू, जो हमेशा जिन्हों के प्रति वफादार था, अपने आदेशों की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहा था। जिन्होंने उसे हेन को हराने का आदेश दिया, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दी कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। अपने मिशन के सेट के साथ बारू ने एक जोरदार युद्धघोष जारी किया जिसने व्यायामशाला को हिलाकर रख दिया। उसके ब्लेड जैसे पंजे उसकी उंगलियों से खतरनाक रूप से फैले हुए थे, जो हमला करने के लिए तैयार थे। जैसे ही तनाव चरम पर था, जिन्हों की कठोर आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए याद दिलाया, बारू उसकी आज्ञा का। अपने लेगिया के निर्देश के दौरान बारू ने तुरंत अपने पंजे पीछे खींच लिए। उस पल में हेन ने एक उद्घाटन देखा और उस क्षण का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, प्रतिक्रिया करते हुए बारू उसकी आंखों से ओझल हो गया। उसकी रीढ़ में एक बर्फीली सिहरन दौड़ गई। उसने यह हरकत पहले जेजू द्वीप पर देखी थी। उसने 2 बार एक ही चाल में फंसने से इनकार करते हुए खुद को चुरा लिया। बारू उसके पीछे फिर से प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति उस पर मंडरा रही थी, लेकिन इस बार वह तैयार थी। उसके ब्लेड से सटीक प्रहारों की झड़ी लग गई। दर्जनों स्लैश हवा में गिरे, फिर भी एक भी नीचे नहीं गिरा। बारू ने सहजता से चकमा दिया। उसका रूप स्थिर था, उसकी निगाहें भावहीन थी। उनकी शक्ति में भारी अंतर स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया। इससे कोई फिक्र नहीं पड़ता कि उसके हमले कितने तेज या कितने सटीक थे, वे उस तक पहुंच ही नहीं सकते थे। हेंग के लिए भ्रम और निराशा घर करने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। और इससे भी जरूरी बात यह है कि जिन्हों के पास राक्षस जैसे राक्षस को आदेश देने के लिए किस तरह की ताकत थी। यह इतनी आसानी से। जैसे ही संदेह गहराया, बारू ने अचानक उनके बीच दूरियां कम कर दी। मौत की दमघोंटू दुर्गंध उसके ऊपर छा गई, जिससे उसके अंग निष्क्रिय हो गए। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। परंतु बारू ने आक्रमण करने के जगह पर भयानक दहाड़ छोड़ी। उसकी जादुई शक्ति के बल ने हेन को पीछे की ओर खिसकाते हुए क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। जिन्होंने एक तरफा लड़ाई को मुंह बनाकर देखा, उसे इस तमाशे में कोई आनंद नहीं मिला और उसने उम्मीद करते हुए पूछा कि क्या हेन संतुष्ट है। उपज होगी। लेकिन सब कुछ के बावजूद उसका संकल्प डगमगाया नहीं था। वह अब भी लड़ना चाहती थी। जिन्होंने उसके इरादों को समझने की कोशिश करते हुए करीब से देखा, अब तक वह जानती थी कि वह जीत नहीं सकती। उसने उनकी ताकत में भारी अंतर देखा था, फिर भी उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह बारू की बढ़ती चिड़चिड़ाहट को महसूस कर रहा था। अपने दूसरा समनों के विपरीत बारू अभी भी दिल से एक शिकारी था। अब भी जिन्हों को महसूस हो रहा था कि वह हत्या करने की अपनी प्रबल प्रवृत्ति को दबा रहा है। अचानक बारू का धैर्य टूट गया। उसकी अंतर्ज्ञान भड़क गया और वह अब शिकार को अपने शिकारी के सामने खड़ा होना बर्दाश्त नहीं कर सका। जब उसकी कलाई का झटका लगा, तो उसके पंजे एक बार फिर फैल गए और उसने हेन पर घातक हमला कर दिया। इरादा।
लेकिन वह बमुश्किल चकमा दे सकी। यह महसूस करते हुए कि उसे जोखिम उठाना होगा, हेन ने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक तलवार को सक्रिय कर दिया। नृत्य बढ़ती गति के साथ आगे बढ़ते हुए उसके ब्लेड ने हवा में सुंदर चाप बनाए, प्रत्येक प्रहार प्रवाहित हो रहा था। अगले में निर्बाध रूप से कमरे में धातु के टकराने की आवाज गूंज उठी क्योंकि बारू ने हर हमले को अपने पंजों से रोक दिया। उनके शांत स्वभाव के बावजूद उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। खेल से थककर बारू ने इसे खत्म करने का फैसला लिया। जैसे ही हेन ने एक और प्रहार किया, उसने अपने नंगे हाथ से उसकी तलवार पकड़ ली। एक कष्टकारी कुरकुराहट के साथ उसने उसे चकनाचूर कर दिया। आधा ब्लेड फर्श पर गिर गया, लेकिन हेन ने संकोच नहीं किया। उसने अपनी सारी बची हुई जादुई शक्ति को टूटे हुए हथियार में लगा दिया। इसका दांतेदार किनारा तीव्र रोशनी से चमक रहा है। वह एक ऐसे कौशल को उजागर करने वाली थी जिसका उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, प्रकाश का ब्लेड। मौका देकर हेन ने अपना चमकता हुआ हथियार बारू की ओर बढ़ाया, जिसने थोड़ी देर के लिए हथियार नीचे कर दिया था। उसकी तलवार तोड़ने के बाद उसका रक्षक किनारे से शुरू करते हुए जिन्वू की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ गलत था। उस संक्षिप्त क्षण में बारू का दिमाग रीसेट हो गया। हेन को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए जिन्वू के आदेश को अधिलेखित कर दिया गया था और एक पुराना गहराई से निहित था। उसके पिछले जीवन की प्रवृत्ति फिर से जाग उठी, सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। बारू के लिए हेन अब प्रतिद्वंद्वी नहीं था, वह शिकार थी। बारू ने अपना पंजा फैलाकर भयानक गति से खुद को खत्म करने के इरादे से हेन पर हमला किया। वह ठिठक गई। उसकी अंतरात्मा उस पर चिल्ला रही थी, लेकिन प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जब उसके पंजे उस तक पहुंचने ही वाले थे, जिन्वू ने हस्तक्षेप किया। हड़बड़ाहट में उसने बारू के हमले को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। जैसे ही बारू की नजर जिन्वू से मिली, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह कांप उठा। वह जमीन पर गिरकर माफी की भीख मांगते हुए रो पड़ा। जिन्वू का पक्ष समझ रहा था कि क्या हुआ था। बारू की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति ने क्षण भर के लिए उसके आदेश को खत्म कर दिया था। एक पल के लिए उसने हेंग की ओर अपनी निगाहें घुमाने से पहले घुटनों के बल बैठी छाया की ओर देखा। वह एक घुटने के बल गिर गई थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसे अब भी समझ नहीं आया, वह खुद को इतनी जोर से क्यों धकेल रही थी। उसके योग्य इंसान को स्वर्ण प्रवेश परीक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। यह इसके लायक नहीं था। जिन्वू ने उससे पूछा कि वह खुद को इतनी मेहनत से क्यों धकेल रही थी, एक जवाब की उम्मीद में। सही बात। लेकिन हेन उसकी नजरों से बचते हुए चुप रहा। उसकी चुप्पी ने उसके भ्रम को और गहरा कर दिया। अभी भी उलझन में जिन्वू ने हेन से पूछा कि क्या वह उसमें रुचि रखती है। हेन का सिर चकरा गया। उसकी अभिंसान उसके सदमे को उजागर कर रही थी। वह पूरी तरह से असमंजस में दिख रही थी, मानो सवाल ने उसे बाहर खींच लिया हो। दिन। लेकिन फिर उन्होंने कहा। जिन्वू ने उसके आश्चर्य को महसूस करते हुए कंधे उचकाते हुए इस सोच को खारिज कर दिया। लेकिन लंबे समय तक रुकने के बाद हेन ने चुपचाप सच्चाई स्वीकार कर ली। जिन्वू सही थे। उसके मन में उसके लिए भावनाएं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में हंटर्स के संघीय ब्यूरो में निदेशक डेविड ब्रेनन खुश नहीं थे। ताज़ा खबरों के साथ उनके लोग सुंग जिन्वू को भर्ती करने में विफल रहे थे। गवाह बनने के बाद से ही ब्यूरो एक शिकारी को अपने खेमे में लाने के लिए कृतसंकल्प था। जेजू द्वीप पर हमले के दौरान उनकी जबरदस्त ताकत। एक सिस्टम डायरेक्टर कॉनर, जिनके साथ नॉर्मा सेलन भी उनके पास खड़े थे, ने माफी मांगी असाइनमेंट पूरा करने में उनकी विफलता के लिए। स्थिति की तह तक जाने के लिए उत्सुक ब्रेनन ने स्पष्टीकरण मांगने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्हें माफी मांगने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें यह जानने की जरूरत थी कि क्या गलत हुआ था। कॉनर ने अपने असफल कोशिशों का वर्णन करते हुए कोरिया में जो कुछ भी हुआ था उसका विवरण दिया। जिन्वू को ब्यूरो के जादार में लाओ। उन्होंने निर्देशक को समझाया कि मिस सेलन की टिप्पणियों के आधार पर जिन्वू को माना गया था सम्राटों में से एक होना। जिन्वू के बारे में इस खुलासे ने ब्रेनन को आश्चर्यचकित कर दिया। यदि यह सच है तो इसका मतलब है कि जिन्वू की शक्ति उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा थी। ब्रेनन ने तुरंत स्पष्टीकरण मांगा, यह सवाल करते हुए कि क्या इसने उन्हें स्तर पर ला दिया है, एक राष्ट्रीय स्तर के शिकारी का। मिस सेलन ने समझाने से पहले एक गहरी सांस ली।
सभी जागृत शिकारियों ने अपनी शक्ति उस क्षेत्र से मिला कि जिसे दूसरे पक्ष के रूप में जाना जाता है। उनकी क्षमताएं उनकी अपनी नहीं थी, बल्कि इस अदृश्य शक्ति से प्रेरित थी। वह हमेशा इन संबंधों को समझने में सक्षम थी। प्रत्येक शिकारी द्वारा उधार ली गई ऊर्जा को महसूस करती थी। कुछ शिकारियों की चमक बाकियों की तुलना में ज्यादा तेज थी, जो उसे चकाचौंध की लकीरों के रूप में दिखाई दे रही थी। रोशनी, वह हमेशा उन्हें सम्राट के रूप में संदर्भित करती थी, लेकिन जिन्हों का मामला अलग था। उस अनुभव को याद करते ही उसे एक ठंडक सी दौड़ गई। जब उसने जिन्हों की आंखों में देखा, तो उसे शक्ति के किसी दूसरा स्रोत से कोई संबंध नहीं दिखा। इसके बजाय उसने अंधकार देखा था, एक विशाल, जबरदस्त शक्ति, कुछ अंतहीन और सब कुछ निगल लेने वाली। दूसरा शिकारियों के विपरीत, जिन्होंने अपनी ताकत कहीं से उधार नहीं ली। वह अपनी शक्ति का स्रोत खुद था। किसी भी बाहरी ताकतों ने उसे क्षमताएं नहीं दी, किसी भी सीमा ने उसके विकास को बाधित नहीं किया। वह अंधकार ही था। उसके शब्दों का बोझ कमरे में दमघोंटू दबाव की तरह फैल गया। निर्देशक ब्रेनन ने अब स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मिस सेलन को धन्यवाद दिया। उसका समय, निहितार्थ उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा थे। कॉनर ने देखा कि निर्देशक ब्रेनन स्पष्ट रूप से मन में एक योजना लेकर अचानक चलने लगे। जब उसने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो ब्रेनन ने कॉनर को बेसमेंट स्तर तक उसका पीछा करने का निर्देश दिया। 24 दोनों इंसान लिफ्ट की ओर चले और अंदर चले गए। जैसे ही दरवाजे बंद हुए और नीचे उतरना शुरू हुआ, निर्देशक ब्रेनन ने अंततः चुप्पी तोड़ी। यदि वे जिन्हों को ब्यूरो में लाने के लिए मिस एलन की क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर सके, तो वे ऐसा करेंगे। दूसरा रास्ता खोजने की जरूरत है। वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। फिर उन्होंने कॉनर को पहली बार खुले एसरैंग गेट की याद दिलाई, जो इतिहास का एक क्षण था जिसे कोई भूल नहीं सकता। कॉनर तुरंत समझ गया कि वह किस ओर इशारा कर रहा था। उस भयावह काल कोठरी के टूटने से इतने बड़े पैमाने पर विनाश हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। पूरा पश्चिमी तट से बाहर। इस आपदा के जवाब में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर पेशकश करते हुए अभूत पहले ऑपरेशन चलाया था। दुनिया के सबसे ताकतवर शिकारियों को इकट्ठा करने के लिए पुरस्कार। उन सभी लोगों में से जिन्होंने पौराणिक छापे में भाग लिया था, केवल 5 ही जीवित बचे थे। युद्ध की ज्वाला में तपे हुए इन 5 योद्धाओं को एक उपाधि दिया की गई थी, पूरे राष्ट्र का वजन, राष्ट्रीय स्तर के शिकारी। नरसंहार के लिए जिम्मेदार राक्षस कमिश था, ड्रैगन जिसे अमर ज्वाला के नाम से जाना जाता था। एक जानवर इतना शक्तिशाली था कि उसने अकेले ही सैकड़ों शीर्ष श्रेणी के शिकारियों को मार डाला था। उसका नाम पूर्ण आतंक के प्रतीक के रूप में इतिहास में अंकित हो गया। जैसे ही वे बेसमेंट स्तर 24 पर पहुंचे, निर्देशक ब्रेनन ने सवाल किया कि क्या कॉनर सचमुच ऐसा कर सकता है। विश्वास है कि ऐसी त्रासदी से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कॉनर एक क्षण के लिए झिझके, इससे पहले कि उन्हें एहसास हुआ कि निर्देशक क्या कहना चाह रहे थे। जैसे ही उन्होंने स्तर पर आखिरी कमरे में कदम रखा, ब्रेनन ने चुपचाप अपने संदेह की पुष्टि की। प्रबलित दरवाजा खुल गया, जिससे सुविधा में किसी दूसरा के विपरीत एक कक्ष दिखाई दिया। ब्रेनन आगे बढ़े और सावधानी से दीवार में लगी एक तिजोरी को खोलकर अनावरण किया। अत्यधिक सुरक्षित कलाकृति। यह कमिश के अवशेषों से निकाला गया एक रनस्टोन था। ब्रेनन ने बताया कि इस कमरे को बरामद हुए 8 साल हो गए हैं। मानव इतिहास के सबसे डरावने राक्षस के अवशेष। और फिर भी इतने समय में एक भी शिकारी इसे सक्रिय करने में सक्षम नहीं हो सका। कमरे की बिजली अछूती रही, छाया में इंतजार कर रही थी, जैसे कि उसे छोड़ दिया गया हो। पीछे किसी और के लिए, एक शिकारी के लिए जो अंततः इसके रहस्यों को खोल सकता है। जैसे ही ब्रेनन ने कमिश के पार्थिव शरीर को देखा, उसका दिमाग संभावनाओं से भर गया और आश्चर्य करने लगा। क्या यह शक्तिशाली कलाकृति उनकी दुविधा की कुंजी हो सकती है? इस बीच दुनिया के दूसरी तरफ जिन्मो अपने बाथरूम के दर्पण के सामने खड़ा था। सोच में खो जाना। हेयन के पहले के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। जिन्मो को आश्चर्य हुआ कि क्या वह वास्तव में इतना बदल गया है। खुद को काफी पतला मानने लगा है, औसत दिखता है। यह जानने की उत्सुकता में कि दूसरे लोग उसे कैसे देख सकते हैं, उसने लिविंग रूम में नजर डाली जहां जिन्मो था।
सोफे पर लेटा हुआ था। मन ही मन मुस्कुराते हुए उसने उसकी राय पूछने का फैसला किया, लेकिन जिमू ने प्रभावित न होकर उसे गोली मार दी। तुरंत नीचे उसने सवाल किया कि उसे इतना बेबुनियाद आत्मविश्वास कहाँ से मिला और उसने जिद करते हुए मजाक में उसे चिढ़ाया कि उसकी नजर में वह अभी भी एक बेवकूफ जैसा दिखता था। जिमू ने उसके गाल पर चुटकी काटने से पहले मुस्कुराया, जो जल्द ही उनकी सामान्य चंचलता में बदल गया। मजाक। उनकी बातचीत जल्द ही बदल गई जब जिन्मू ने एक नई गिल्ड बनाने की अपनी योजना का उल्लेख किया। जिन्मू, जो अब वास्तव में उत्सुक था, ने पूछा कि क्या उसने कोई नाम तय कर लिया है। उन्होंने एकल नाटक गिल्ड का सुझाव दिया। हालांकि जिन्मू ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट विरोधाभास की ओर इशारा किया। जिन्मू एक सच्चा एकल खिलाड़ी नहीं था। उनकी ताकत छाया सैनिकों की एक सेना को बुलाने की उनकी क्षमता से आई थी, इसलिए नाम नहीं रखा गया। इसका कोई मतलब है। एक पल सोचने के बाद जिन्मू ने एक विकल्प, अजिन गिल की पेशकश की। उन्होंने इसके पीछे का मतलब समझाया, जहां ए का मतलब मैं था और जिन का मतलब आगे बढ़ना था। जिन्मू को यह आश्चर्यजनक रूप से चतुर लगा, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब जिन्मू ने खुलासा किया उसकी पसंद के पीछे असली कारण। यह बस उसका नाम पीछे की ओर लिखा गया था। इस पर सोच करने के बाद जिन्मू ने स्वीकार किया कि यह उनके नए संघ के लिए कोई बुरा नाम नहीं है। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, शर्मिंदगी से अभिभूत महसूस कर रही थी। जिन्मू के साथ उसकी पिछली बातचीत की यादें उसके दिमाग में घूमती रहीं। उसने व्यावहारिक रूप से अपनी भावनाओं को कबूल कर लिया था। इस एहसास ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसने अपना चेहरा कमल में और भी अंदर छिपा लिया, सोच रही थी कि क्या जिन्मू अब उसके बारे में सोचता है। अजीब औरत। हर बार जब वह इसे दूर करने की कोशिश करती, तो वह क्षण फिर से सामने आ जाता, जिससे उसका दिमाग पूरी तरह से घूम जाता। खाली। उसने खुद से कहा कि उसमें दिलचस्पी होना स्वाभाविक है। आखिरकार उसने उसकी जान बचाई है। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि उसकी भावनाएं कहीं ज्यादा जटिल थी। एक संक्षिप्त क्षण के लिए उसके सोच मिन ब्योंग यू की ओर चले गए, वह उपचारक जिसकी योग्यताएं थी, वास्तव में उसे बचाया था। लेकिन जैसे ही उसने उसे याद किया, उसके दिमाग में एक धीमी आवाज गूंजी। आवाज जानी पहचानी थी, फिर भी दूर थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्षणभंगुर स्मृति को समझने की बेताबी से कोशिश कर रही थी। इसके बारे में कुछ जरूरी महसूस हुआ, जैसे कि यह उसके अवचेतन में दफन हो गया हो, प्रतीक्षा कर रहा हो, सामने आने के लिए, सही समय के लिए। आवाज फिर गूंजी। इसमें जिन्मू के बारे में बात की गई थी। धीरे धीरे स्मृति आकार लेने लगी। उसके मन का कोहरा हट गया और मिन बियोंग यू की छाया सामने आ गई। लेकिन कुछ अलग था। उनका सामान्य शांत स्वभाव एक असामान्य चिंता से भरा हुआ था। बोलते समय चिंता से भरी उसकी आंखें उस पर टिक गईं। उसने उससे कहा था कि वह जिमू को चेतावनी दे, उससे कहे कि वह अपने पास मौजूद शक्ति से सावधान रहे। घास और रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। जब वह अचानक उठ बैठी तो उसकी आंखें खुल गईं। रात की गिल्ड, युनताई गिल्ड मास्टर पार्क जोंगसू के लिए जरूरी खबर लेकर पहुंची। पिछले दिन एक नया गेट सामने आया था और छापा मारने की अनुमति हासिल करना मुश्किल साबित हो रहा था, अपने उच्च पद के कारण। हालांकि यह एस रैंक गेट नहीं था, यह खतरनाक रूप से करीब था, जो चिंता पैदा करने के लिए पर्याप्त था। दिक्कत स्पष्ट थी, नाइट गिल्ड के पास उचित रूप से गठन करने के लिए जनशक्ति नहीं थी। इस तरह के उच्च स्तरीय छापे के लिए हमला दल, लेकिन 5 प्रमुख गिल्डों में से एक के रूप में। देश इसे लेने में विफल रहने से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। युनताई ने बताया कि यदि वे इस द्वार से गुजरे तो प्रसिद्धि गिल्ड हो सकता है जब्त कर लेगा। अवसर। जोंगसू को एक ऐसा द्वार सौंपने का सोच आया जो उनके अपने क्षेत्र के बहुत करीब दिखाई देता था। गुस्से से आग बबूला हो जाना। जबकि उनके एरैंक शिकारी मजबूत थे, दूसरा प्रमुख गिल्डों की तुलना में उनके सबसे बड़े कमजोरी अपरिवर्तित रही। उनके पास कोई एस रैंक शिकारी नहीं था। अकेले उस एक तथ्य ने उन्हें छापा मारने से रोक दिया। जैसे ही जोंगसू और युनताई ने अपने सीमित विकल्पों पर चर्चा की, जोंगेरिम और एरैंक हीलर शामिल हो गए। बातचीत। उन्होंने दूसरे संघ के साथ गठबंधन बनाने का सुझाव दिया, जो सामान्य परिस्थितियों में एक तार्किक विकल्प था। लेकिन जोंगसू को संदेह था। हालांकि
यूनियरिम का सोच अलग था। एक गिल्ड गठबंधन के बजाय उसने एक शिकारी को लाने का प्रस्ताव रखा। जोंगसू ने शुरू में इस सोच को खारिज कर दिया, यह सवाल करते हुए कि एक अकेला शिकारी कैसे बदलाव ला सकता है इतने उच्च स्तरीय छापे में। लेकिन इससे पहले कि वह इसे पूरी तरह से साफ कर पाता, कुछ क्लिक हुआ। उसे अचानक एहसास हुआ कि जोंगलेरिम किसकी बात कर रहा था। वह जानता था कि अगर वे हंटर सुंग जिन्हू को छापे में ला सकते हैं तो यह सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं, गेट को सुरक्षित रूप से साफ करने की उनकी संभावनाएं बल्कि उनकी सार्वजनिक छवि को भी बढ़ाती हैं। समय बर्बाद न करते हुए जोंगसू ने तुरंत चर्चा करने के लिए जिन्हू से इंसानगत रूप से मिलने का फैसला किया। यह जरूरी मामला। अपनी जरूरी बैठक के लिए रात की गिल्ड योजना के साथ जिन्हू अपने कामालय पहुंचे। अगले दिन अपने नए संघ के नाम के बारे में फैसला लिया। उन्होंने प्रस्तावित किया एजेंट गिल्ड। जिन्हू इस सुझाव से रोमांचित थे, राहत महसूस कर रहे थे कि यह कुछ हास्यास्पद नहीं था। सोलो प्ले गिल्ड की तरह नाम तय होने के साथ जिन्हू और जिन्हू को पता था कि उन्हें केवल एक अंतिम संस्थापक सदस्य की जरूरत है टीम को पूरा करने के लिए। जब जिन्हू ने संभावित उम्मीदवार के रूप में हंटर चाहेन को खारिज कर दिया तो जिन्हू को आश्चर्य हुआ। भले ही वह उनके संघ के लिए बिल्कुल सही लग रही थी, जिन्हू ने समझाया कि वह सही नहीं थी। उपयुक्त। वह शिकारी के लाइसेंस वाले किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहा था जिसकी गिल्ड गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब वे चर्चा कर रहे थे तभी दरवाजे पर दस्तक से उनकी बातचीत बाधित हो गई। जिन्हू ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि क्या यह फिर से हाई एंड हो सकता है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वह था। रात के 3 अपरिचित चेहरों पार्क जोंगसू, यूनताई और जंगयूरिम से मुलाकात हुई। गिल्ड। जोंगसू ने अपना परिचय दिया और जिन्हू को एक वीडियो दिखाते हुए तुरंत मुद्दे पर पहुंचे। एक विशाल द्वार जो बुसान में दिखाई दिया था। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर एस रैंक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, लेकिन इसके विशाल आकार ने इसे सबसे बड़ा बना दिया। गेट कभी शहर में दर्ज किया गया। स्थिति अत्यावश्यक थी। जोंगसू ने बताया कि नाइट गिल्ड छापे की अनुमति मिला करने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि उनके पास कोई एस रैंक शिकारी नहीं था। यही उनकी यात्रा का असली कारण था। उन्होंने जिन्हू को अपनी आक्रमण टीम में शामिल होने के लिए कहने के लिए इतनी दूर तक यात्रा की थी। यदि वह सहमत हो गया तो यह परमिट सुरक्षित करने के लिए जरूरी जरूरतों को पूरा करेगा। वांछित। प्रस्ताव को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए जोंगसू ने जिन्हू को मुनाफे का 20% एक उदारतापूर्ण प्रस्ताव दिया। ज्यादांश एस रैंक शिकारियों को मिला सामान्य 10% की तुलना में शेयर। हालांकि जिन्हू ने 50 से 50 के अंतर से मुकाबला किया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वह उनके साथ तभी जुड़ेंगे जब वे उनके साथ एक संघ की तरह व्यवहार करेंगे, बस एक इंसानगत शिकारी। जोंगसू को यह एहसास हुआ कि जिन्हू एक धक्कामुक्की से बहुत दूर था, शर्तों पर सहमत हो गया, लेकिन साथ में एक शर्त। जिन्हू को काल कोठरी मालिक को हराना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के जिन्हू ने स्वीकार कर लिया। जोंगसू ने उन्हें सूचित किया कि छापेमारी अगले दिन तक होनी चाहिए। जिन्हू को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें देर नहीं होगी। जैसे ही बैठक खत्म हो रही थी, जिन्हू का फोन बजने लगा और वह फोन लेने के लिए बाहर चला गया। कॉल। उसका स्वागत एक परिचित आवाज उसकी मां ने किया। उसने हाल ही में एक सेल फोन खरीदा था और सिर्फ इसलिए फोन किया क्योंकि वह उसकी आवाज सुनना चाहती थी। जिन्हू ने उसकी बात सुनकर खुश होकर सुझाव दिया कि वे उस रात एक साथ खाना खाएं। चूंकि उन्हें एक साथ समय बिताए हुए काफी समय हो गया था, वह सहमत हो गई और जिन्हू ने देखा। शाम को आगे। अगले दिन बुसान के ग्वांगली समुद्र तट पर रात के संघ के विशिष्ट शिकारी एकत्र हुए थे। निर्धारित बैठक स्थल पर गिल्ड मास्टर पार्क जोंगसू उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस करते हुए उनके बीच खड़े थे। चूंकि वह उत्सुकता से जिन्हू के आगमन का इंतजार कर रहा था, निर्धारित प्रारंभ समय तेजी से नजदीक आ रहा था। छापेमारी शुरू होने में केवल 5 मिनट बचे थे। ठीक उसी क्षण जिन्हू अपने अपार्टमेंट की इमारत से बाहर निकला। उसने आकाश की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि अब समय आ गया है। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने शैडो एक्सचेंज सक्रिय किया और गायब हो गया। वापस गुआंगली समुद्र तट पर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। ऊपर छाए उदास बादलों के बावजूद उनकी आंखें विशाल गेट पर टिकी हुई थी।
इसका विशाल आकार नजदीक से भी डराने वाला था। जिन्हों ने दृश्य को ध्यान से देखा, विभिन्न छापेमारी टीमों को इकट्ठा किया और देखा। उपस्थित एरैंक शिकारियों की संख्या से चुपचाप प्रभावित हुआ। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने तुरंत खुद को दूसरा शिकारियों से घिरा हुआ पाया। वे उन्हें एक्शन में देखने के लिए उत्सुक थे, खासकर उनके शानदार प्रदर्शन के बाद। जेजू द्वीप पर छापा। हवा उत्साह और जिज्ञासा से गूंज उठी, लेकिन जिन्हों को कुछ हद तक अचानक ध्यान आकर्षित हुआ। असहज, उसकी बेचैनी को देखते हुए जंगेरिम ने कुछ ध्यान हटाने के लिए कदम बढ़ाया। उनके हस्तक्षेप ने जिन्हों को सवालों की बौछार से राहत का एक बहुत जरूरी पल दिया। इस बीच जिन्हों को आते देख रोमांचित जंगसू ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। जंगसू ने तुरंत समूह को संबोधित किया और आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह उनका गिल्ड मास्टर होगा, छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हैं। इस घोषणा को कई शिकारियों से निराशा मिली, जिनमें से कई को आशा थी इसके जगह पर जिन्हों कमान संभालेंगे। उनकी प्रतिक्रियाओं के बावजूद जंगसू दृढ़ रहे। उन्होंने बताया कि जिन्हों की भूमिका क्या थी, बैकलाइन की रक्षा करें और टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सब कुछ ठीक होने पर जंगसू ने छापे की शुरुआत का संकेत दिया। टीम गेट के पार छिपे अज्ञात खतरों की ओर तैयार होकर आगे बढ़ी, अंदर जो कुछ भी उनका इंतजार कर रहा था उसका सामना करने के लिए। जबकि जिन्हों के आगमन के साथ वांगली समुद्र तट पर चीजें शांत हो गई थी, एक तूफान चुपचाप था। जिन्हों के हाई स्कूल के अंदर कहीं और पक रहा है। 3 पुरुष छात्र किसी काम पर भेजे जाने के बारे में बड़बड़ाते हुए हॉल में घूमते रहे, अपने कला शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हुए। उनका गंतव्य दूसरा कला कक्षा था, एक कमरा जिसे लंबे समय से पुनर्निर्मित किया गया था, एक भंडारण जगह। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, धूल के घने बादल ने उनका स्वागत किया, जिससे हवा भर गई। उपेक्षा की बासी गंध। लापरवाही से चर्चा करते हुए कि उन्हें कितनी मूर्तियों को वापस ले जाने की जरूरत है, उनमें से एक अचानक स्थिर हो गई। उसकी नजर कमरे के दूर कोने में किसी असामान्य चीज पर टिकी। बाकी लोगों ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया। वहां दीवार में लगा हुआ एक बड़ा नीला गेट था। जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। छात्रों में से एक पूरी तरह आश्वस्त होकर गेट का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा कि कुछ नहीं होगा। उसी समय गेट की सतह पर एक गहरी दरार पड़ गई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, एक हाथ से गोली चली। उसने लोहे की पकड़ से लड़के के सिर को जकड़ लिया। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन हाथ की ताकत अचूक थी। जल्द ही कमरे में एक दर्दनाक दरार गूंज उठी। उसकी खोपड़ी तुरंत कुचल जाने से दीवारों पर खून बिखर गया। शेष 2 छात्र भयभीत होकर लकवाग्रस्त हो गए थे। उनके पास बमुश्किल चीखने का समय था। गेट शीशे की तरह टूट गया। खंडित पोर्टल से जानवर दुनिया में आने लगे। उभरने वाले पहले जीव 2 विशाल ऑक्स थे। उनकी तीव्र इंद्रियों ने तुरंत पास में शिकार का पता लगा लिया। पूरी इमारत शिकार से भरी हुई थी। शिकार के रोमांच के लिए उत्सुक उनमें से एक ने फैसला किया कि समय आ गया है। उसने अपने साथी को अपने भाइयों को बुलाने का आदेश दिया। एक बार जब उनकी सेनाएं इकट्ठी हो गई, तो वे इमारत में मौजूद हर इंसान का पहले ही सफाया कर देंगे। अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। जैसे ही नेता और गलियारे से गुजरे, उन्होंने दूर से 2 छात्रों को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाकर उन पर हमला कर दिया। राक्षस की खून की प्यासी निगाहों में फंसे छात्र दहशत में स्तब्ध खड़े रह गए। पलक झपकते ही स्कूल का एक सामान्य दिन नरसंहार में बदल गया। जैसे ही दुःस्वप्न सामने आया, एक छात्र अपना फोन ढूंढने में कामयाब रहा। कांपते हाथों से उन्होंने हंटर एसोसिएशन आपातकालीन केंद्र को फोन किया। एक कर्मचारी ने तुरंत जवाब दिया। दूसरी तरफ एक किशोर लड़की थी। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने शांत और पेशेवर बने रहने की कोशिश की और पूछा कि वह कैसे मदद कर सकती है। लड़की बमुश्किल अपनी बात कहने में सक्षम थी। उसने फुसफुसाकर कहा कि वह अपने स्कूल में छुपी हुई है, बाथरूम में, जबकि भयानक जानवर बाहर घूम रहे थे। रिसेप्शनिस्ट की सांस एक पल के लिए अटक गई क्योंकि उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ।
जैसे ही लड़की ने वाक्य बनाने के लिए संघर्ष किया, रिसेप्शनिस्ट बहुत भय से अभिभूत हो गई। उससे शांत रहने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि शिकारी पहले से ही अपने रास्ते पर हैं। उसने धीरे से लड़की से प्राणियों का वर्णन करने को कहा। शांत सिसकियों से लड़की ने समझाया। उनके मानव जैसे शरीर, बदसूरत चेहरे और हरी त्वचा थी। रिसेप्शनिस्ट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह जानती थी कि वे किस चीज से निपट रहे थे, एक और प्रकोप से। लेकिन इससे पहले कि वह लड़की को चेतावनी दे पाती, बहुत देर हो चुकी थी। स्पीकर से एक गहरी गटर पुरानी गुर्राहट गड़गड़ाहट हुई। फिर एक एकल, खून जमा देने वाली आवाज आई। चिल्लाओ, और रेखा मृत हो गई। स्कूल बूचड़खाने में तब्दील हो गया था। हालांकि कुछ छात्र भागने में सफल रहे, लेकिन कई उतने भाग्यशाली नहीं थे। खून से सनी लाशें गलियारे में बिखरी हुई थी, और जो अभी भी जीवित थे वे या तो भाग रहे थे। उनका जीवन या तो डरना और छिपना। अपनी कुल्हाड़ियों से खून टपकने के साथ वे अपने पीड़ितों के बेजान शरीरों पर खड़े हो गए। Though some prey had managed to escape, their cruel, beastly eyes gleamed with satisfaction. अभी भी बहुत सारे छात्र अंदर फंसे हुए थे। सबसे ऊपरी मंजिल पर छात्रों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हो गया। उनके शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे। दीवारें नीचे प्रकट हो रही भयावहता को सुन रही थी। उन्होंने कक्षा के दरवाजे को डेस्क और कुर्सियों से बंद कर दिया था, लेकिन यह एक कमजोर बचाव था। सबसे अच्छे रूप में कमरे में लड़कों को जो कुछ भी मिला, कुर्सियां, मोब, जो कुछ भी मिला, उन्होंने उसे पकड़ लिया। एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी आंखों ने सच्चाई को धोखा दे दिया। वे जानते थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचानक, जैसे ही लीडर और कक्षा में दाखिल हुआ, दरवाजा अपने फ्रेम से फट गया। Panic surged through the students as one boy, desperate to escape, sprinted toward the पीछे का दरवाजा, लेकिन छाया में इंतजार कर रहे एक और द्वारा तुरंत उसे गिरा दिया गया। दोनों निकास अवरुद्ध होने से शेष छात्र कोने में फंसे शिकार की तरह फंस गए। दीवार से सटकर वे केवल देख सकते थे और भयभीत हो सकते थे जब ऑक्स अंदर बंद हो गए। अफरातफरी के बीच जेना अपने सहपाठियों के साथ एक कोने में दुखी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। डर ने उसे घेर लिया, लेकिन आतंक के उस क्षण में वह एक ही उम्मीद से चिपकी रही, अपने भाई से। जिम्वो। उसने मन ही मन उसे पुकारा, पूरे दिल से विश्वास किया कि वह आएगा। उसकी एक ऑर्क ने भयभीत छात्रों के समूह को स्कैन किया और कुछ असामान्य उछाल महसूस किया। जादुई ऊर्जा। यह जेन्ना से आ रहा था। उसकी उपस्थिति उभरकर सामने आई और ऑर्क की खून की प्यासी निगाहें उस पर टिक गईं। उसे मारने पर आमादा। जैसे ही ऑर्क ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, जेन्ना का सहपाठी रास्ते में आ गया। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसने ऑर्क का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ व्यर्थ। जब उसने वार करने के लिए तैयार अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई तो उसकी आंखें जेन्ना पर टिकी रहीं। जेना ने देखा और भयभीत हो गई जब हथियार उसके सिर के ऊपर उठा। वह हिल नहीं सकती थी। Her body was frozen in fear. Desperately, she squeezed her eyes shut, bracing for the inevitable. जैसे ही ऑर्क हमला करने के लिए तैयार हुआ, कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित घटित हुआ। अचानक, काले कवच पहने एक उच्च ऑर्क छाया सैनिक उभरा, जिसने उसे पकड़ लिया। लोहे की पकड़ के साथ ऑर्क की कलाई। ऑर्क के पास प्रतिक्रिया करने के लिए मुश्किल से समय था, इससे पहले कि छाया सैनिक ने उस पर अपनी मुट्ठी पटक दी। अत्यधिक बल के साथ सिर। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑर्क रॉकेट की तरह छत से टकराया। जल्द ही ज्यादा उच्च ऑर्क छाया सैनिक अस्तित्व में आए। अंधेरे से उभरती उनकी प्रभावशाली आकृतियां। जैसे ही वे एक अभेद्य रूप बनाते हुए यूनिसन में आगे बढ़े, उनकी आंखें किसी भी शेष खतरे पर टिक गईं। जेना के चारों ओर दीवार। लड़ाई का रुख बदल गया था। वह अब खतरे में नहीं थी। जिन्वो के छाया सैनिक ठीक समय पर स्कूल पहुंच गए थे और क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर उनका स्वामी रात्रिकुशल के साथ काल कोठरी में प्रवेश कर चुका था। छापेमारी दल। प्रवेश करने पर उनकी मुलाकात एक दो सिर वाले राक्षस से हुई। प्राणी दहाड़ने लगा और कुचलने के उद्देश्य से अपनी विशाल युद्ध कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से घुमाया। इसके रास्ते में कुछ भी
समूह के टैंक झोंगसू ने आगे बढ़ने की कोशिश की और ब्लॉक करने के लिए समय पर अपनी ढाल उठा ली। शक्तिशाली झटका। हमले की जबरदस्त ताकत से जमीन में हलचल मच गई, लेकिन वह दृढ़ रहा। As Jongsu held the line, he called out to Yuta, who dashed in with lightning speed. सटीकता और चपलता के साथ वह राक्षस पर रोया और उसकी दोनों आंखों पर वार किया। जैसे ही युनताई ने दूसरों को हमला करने का संकेत दिया, जानवर दर्द से दहाड़ने लगा, बेतहाशा पिटाई करने लगा। जितना हो सकता है हो उतना नुकसान पहुंचाओ। अवसर का लाभ उठाते हुए रात्रिकुशल शिकारियों ने एक समन्वित जवाबी हमला शुरू किया। उनके अग्रिम पंक्ति के लड़ाके राक्षस की मोटी खाल में गहराई तक घुसकर एक साथ आगे बढ़े। उनके पीछे तैनात जादूगरों ने झुलसा देने वाला जादू चलाया। वह राक्षसी प्राणी अब घावों और जलन से ढका हुआ था, गिरने से पहले लड़खड़ाकर पीछे की ओर चला गया। भारी धमाके के साथ झोंगसू ने छापे की कठिनाई को स्वीकार करते हुए एक जुड़वां सिर वाले का सामना करते हुए एक संक्षिप्त मुक्त समूह का आह्वान किया। काल कोठरी के प्रवेश द्वार पर राक्षस का दिखना दुर्लभ था, एक अशुभ संकेत। जिन्हों ने घटनास्थल का सर्वेक्षण करते हुए इसकी पहचान कब्र के रखवाले के रूप में की। जोंगसू ने बताया कि ऐसे जीव अक्सर मरे हुए लोगों की एक सेना का संकेत देते हैं, जो भीतर गहराई से काम कर रही है। तनाव को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हुए युनताई ने उनकी स्थिति को खराब न करने का मजाक उड़ाया। लेकिन इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उन्हें कुछ अजीब सा नजर आया। काल कोठरी के भीतर मरे हुए जीव अपेक्षा के अनुरूप उन पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उन पर हमला कर रहे थे। पीछे हट रहे थे, ऐसे पीछे हट रहे थे जैसे कोई और भी भयानक चीज उनका पीछा कर रही हो। जिम्बू की वृत्ति भड़क उठी, एड्रेनालाइन का अचानक झटका उसके दिल में चला गया। कूटना। उन्होंने जिन्ना की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए पदानुक्रमित योद्धाओं से तत्काल संकेत मिला किए। कुछ गलत था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने झोंगसू की ओर रुख किया और उसे सूचित किया कि उसे एक जरूरी मामले में भाग लेना है। को जिम्बू, जो अचानक घोषणा से चौंक गया, उसने खतरों के बारे में चिंतित होकर विरोध किया। वे उसकी उपस्थिति के बिना सामना कर सकते हैं। लेकिन जिम्बू अचंभित रहा। With a cold, steady gaze, he assured them that he would summon someone just as reliable. उसकी जगह लेने के लिए फिर उसने बिना देर किए अपनी छाया सेना के सबसे शक्तिशाली सैनिक बारू को बुलाया। हालांकि उसने उसे किसी भी दूसरा प्राणी के साथ व्यवहार करते समय मनुष्यों की रक्षा करने का निर्देश दिया। उसने प्रसन्न किया। बारू की मात्र उपस्थिति से अत्यधिक मन का संचार होता हुआ शिकारियों में भय की लहर दौड़ गई। सहज रूप से वापस रास्ते पर लौटना, साथ ही छापेमारी खत्म करने के सोच से असहज होना। इतना राक्षसी प्राणी। जिन्हों ने शांति से उन्हें सूचित किया कि बारू सहित उसके बुलाए गए सैनिक उनकी मदद करेंगे। उसने झोंगसू को आश्वासन दिया कि उसकी 20 परछाइयां काल कोठरी को साफ करने के लिए पर्याप्त से ज्यादा थी। येरीन, जो अभी भी सदमे में है, ने इतनी बड़ी संख्या में बुलाने के बाद जिम्बू के जाने के फैसले पर सवाल उठाया। बल। लेकिन जिन्बू की बर्फीली अभिंसान पर एक नजर ने उसे चुप करा दिया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया, यदि वे उसकी मदद नहीं चाहते तो वह अपना समन वापस ले सकते थे, लेकिन आगे जो भी होगा, रात्रि कुशल पर रहो, उस पर नहीं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए झोंगसू तुरंत सहमत हो गया। जिन्हू ने अपने छाया विनिमय कौशल के लिए कूल डाउन टाइमर की जांच की। जब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने अभी भी 1 घंटे से ज्यादा का समय बाकी है, तो वह हताशा से भर गया। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वह इंतजार नहीं कर सकता था। दृढ़ निश्चय, जिन्हों मुड़ा और बाहर निकलने की ओर तेजी से दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह मरे हुओं को काटने की तैयारी कर रहा था, उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया। कुछ अप्रत्याशित हुआ। घटित। शिक्षक हमला करने के बजाय उसके सामने झुककर घुटनों के बल बैठ गए। जिन्हों की आंखें सिकुड़ गईं। शायद वे उसकी नेक्रोमेंट क्षमताओं पर प्रतिक्रिया कर रहे थे, लेकिन अब इस पर सोच करने का समय नहीं था। अपने खंजर को वापस अपनी सूची में रखकर वह काल कोठरी से बाहर निकला और बुलाया उसका पंख वाला ड्रैगन, कैज़ल। जैसे ही वह बाहर निकला, गेट के बाहर भीड़ जमी हुई थी और विस्मय से देख रही थी। उनकी उत्सुक सीढ़ियों को नजरअंदाज करते हुए जिम्बू कैज़ल की पीठ पर चढ़ गया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थी।
एक आदेश से वह उड़ गया। खतरनाक गति से आसमान को नजरअंदाज करते हुए जिन्हों की ओर दौड़ रहे हैं। हाई स्कूल में नेता ऑक का सिर आधा काट दिया गया था। उसका विशाल शरीर ढह गया था फर्श तक। विशाल छाया सैनिक ने शेष दो औरकों को एक घातक प्रहार से जमीन पर पटक दिया। डर के मारे छात्र केवल देख और भयभीत हो सकते थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। अभी हुआ। एक पल में कक्षा पर हमला करने वाले सभी तीन औरकों का सफाया कर दिया गया। अब छाया सैनिक जिन्हों की रखवाली करते हुए चुपचाप खड़ा रहा। उसका इस्तेमाल किया गया था और अभी भी सदमे में है। जिन्हों को आश्चर्य हुआ कि क्या उसका भाई आ गया है। लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर देखा, छाया सैनिकों ने इशारा करते हुए उसे अपने पास से जाने से मना कर दिया। इमारत में अभी भी मौजूद खतरे की ओर। अचानक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हॉल में गूंज उठी। काल कोठरी का दरवाजा खुल गया और एक सिंहासन उभर आया। अंतिम प्रतिबंध हटा दिया गया था, जिससे काल कोठरी के मालिक ग्रोचर और को मुक्त कर दिया गया था। सरदार और रेड ब्लेड जनजाति के प्रमुख। अपने सिंहासन के ऊपर बैठकर उसने एक भयानक उपस्थिति प्रदर्शित की, जो तबाही लाने के लिए तैयार थी। विद्यालय। उसकी शांति के क्षण को एक घबराए हुए अधीनस्थ ने हांफते हुए उसकी तरफ दौड़ते हुए तोड़ दिया, रिपोर्ट करते हुए कि उच्च औरकों का एक समूह मनुष्यों की मदद कर रहा था। ग्रोक्तर ने प्रभावित हुए बिना पूछा कि कितने लोग थे। यह जानने पर कि केवल 3 ही थे, उसने इस सोच का उपहास उड़ाया कि उसके योद्धा ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें संभालो। इसे दयनीय बताते हुए उन्होंने अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और अपने अधीनस्थ को नेतृत्व करने का आदेश दिया। रास्ता। कक्षा में पहुंचकर ग्रोचर ने बिना समय बर्बाद किए एक शक्तिशाली झटके के साथ उसकी कुल्हाड़ी विशाल छाया सैनिक पर लगी, जिससे वह उड़ गया। दूसरा ऑक्स अपने नेता के नाम का जाप करते हुए जयकारे लगाने लगे। अपनी दुर्जय ताकत के बावजूद छाया योद्धाओं का सरदार से कोई मुकाबला नहीं था। रेड ब्लेड जनजाति। अपनी अनगिनत जीतों पर शेखी बघारते हुए ग्रोक्तर ने अपने शरीर पर बने टैटूओं की ओर इशारा किया। प्रत्येक उस शत्रु का प्रतीक है जिसे उसने मारा था। उन्होंने बेहतर लड़ाई की मांग करते हुए छाया सैनिकों पर ताना मारा। जब वे उसके हमलों को रोकने में कामयाब रहे, तो उन्होंने उनके लचीलेपन को स्वीकार किया, लेकिन बने रहे। प्रमुख। तेज गति से उसने उन्हें काट दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वे हमेशा के लिए गिर जाएंगे। लेकिन उसे यह झटका लगा कि परछाइयां तुरंत पुनर्जीवित हो गईं। ग्रोचर ने भौहें चढ़ा दी। क्या यह किसी प्रकार का जादू टोना था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उन्हें कितनी बार काटा, वे वापस आते रहे। उसके अंदर निराशा उबल पड़ी। जैसे ही वह छाया सैनिकों को खत्म करने का उपाय सोच रहा था, उसके दिमाग में एक आवाज आई, आग्रह करती हुई। उसे इंसानों को मारने के लिए। लगातार डांट फटकार से उससे सिरदर्द होने लगा। फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर इन परछाइयों को जादू से नियंत्रित किया जाए, तो इनका सफाया हो जाएगा। ढलाईकार उन्हें खत्म कर देगा। उनकी नजर कमरे पर पड़ी और फिर उन्हें जिन्ना दिखे। वह ऊंची छायाओं के पीछे कांपती हुई खड़ी थी। ग्रोचर को यकीन था कि वह स्रोत थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने ऑर्क्स को उसे पकड़ने का आदेश दिया, यह जानते हुए कि छाया योद्धा ऐसा करेंगे। पुनरुत्पादन करते समय शक्तिहीन रहें। उनका एक माथा जिन्ना की ओर लपका। छाया सैनिकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन दूसरा ऑक्स ने उन्हें घेर लिया। उन्हें दूर रखते हुए लगातार काटे और छुरे मारे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, ग्रोक्तर खुद जिन्ना पर आगे बढ़े। उसने उसका मुंह पकड़ लिया और उसे आसानी से जमीन से उठा लिया। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। वह उसकी जान लेने ही वाला था कि दूर से एक गगनभेदी दहाड़ गूंज उठी। ग्रोक्तर की अंतर्ज्ञान उस पर चिल्लाया। कुछ आ रहा था, तेजी से। जैसे जैसे किसी आती हुई शक्ति की गड़गड़ाहट की आवाज बढ़ती गई, भय की लहर ने उसे उसी जगह पर बंद कर दिया। जोर से उनकी पकड़ ढीली हो गई और जिन्ना हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। उसकी सहेली चिंता से व्याकुल होकर उसकी ओर दौड़ी, लेकिन ग्रोचर ध्यान नहीं दे रहा था। अब और उनका ध्यान समापन की जबरदस्त उपस्थिति पर केंद्रित था। हर सेकंड यह करीब आता गया। ग्रोक्तर का जबड़ा भिंच गया। शक्ति की विशालता को समझकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनकी ओर दौड़ रहा हूं।
जब उसने अपने ऑक योद्धाओं को ललकारा और उन्हें तैयार होने का आदेश दिया तो उसके अंदर घबराहट फैल गई। प्रभाव के लिए। लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, एक धरती विस्फोट ने इमारत को तहस-नहस कर दिया। कक्षा की दीवार नष्ट हो गई, जिससे हवा में धूल और मलबा फैल गया। जिन्ना खांस रहे थे, अपनी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके आसपास की अराजकता के कारण उनकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। लेकिन विनाश के बीच उसके बगल में एक परिचित उपस्थिति उभरी। बिना कुछ कहे जिन्ना ने धीरे से अपना सिर थपथपाया, एक मौन आश्वासन दिया कि वह सुरक्षित थी। अब इस नए और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय ग्रोचर को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जिन्ना की इस जबरदस्त उपस्थिति ने उनके अंदर एक सहरन पैदा कर देने वाला डर पैदा कर दिया, एक ऐसी भावना जो उन्हें महसूस हुई, पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। खुद को मुखर करने के लिए बेताब, ग्रोक्टर ने सीधा रुख अपनाया और खुद को इसके प्रमुख के रूप में पेश किया। लाल ब्लेड जनजाति। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाते, जिन्ना का हाथ उठ गया। गुस्से से भरकर जिन्ना ने सीधे ग्रोक्टर की ओर इशारा किया। उसकी आवाज कट गई। जैसे ही उसने उसे चुप रहने और इंतजार करने का आदेश दिया, वह ब्लेड की तरह तनाव में आ गया और प्रमुख स्तब्ध हो गया। अपने सामने भारी उपस्थिति से तुरंत चुप हो गया। खांसते ही जिन्ना की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने भाई के गले में बाहें डाल दी। कम हो गया। जिन्ना ने उसके बालों को धीरे से सहलाया और पूछा कि क्या वह ठीक है। देर से आने के लिए माफी मांगते हुए उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और सुनिश्चित किया कि छात्र सुरक्षित है। उन्होंने राहत में सिर हिलाया और पुष्टि की कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर उनकी नजर जिन्ना के चेहरे पर पड़ी, जहां उनके गाल और गर्दन पर हाथ का स्पष्ट निशान था। उसका खून खौला दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इग्रिस को उसके पास रहने और उसकी रक्षा करने का आदेश दिया। फिर उसे बुलाया। शेष छात्रों को सुरक्षा दिया करने के लिए अतिरिक्त छाया सैनिक। अपने शिकार को फिसलता देख जैसे ही ऑक्स ने हिलने की कोशिश की, जिन्ना ने उन्हें घूर कर देखा। क्रोध यह जानने की मांग कर रहा था कि उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति किसने दी थी। ग्रोचर को यह एहसास हुआ कि स्थिति उनकी समझ से बहुत परे है। उन्होंने जिन्ना से सवाल किया, वह कौन था और वह उनकी भाषा कैसे बोल सकता है। लेकिन जिन्ना की अभिंसान अर्थहीन रही। उनकी चुप्पी किसी भी जवाब से ज्यादा भयावह थी। वह दे सकता है। कोई प्रतिक्रिया न देकर ग्रोचर ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने गर्जना के साथ अपने योद्धाओं को आक्रमण करने का आदेश दिया। ऑर्क्स आगे बढ़े, उनके हथियार उठे, लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं मिला। एक ने जिन्ना पर भारी कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाती, जिन्ना ने उसकी उंगलियों को आसानी से पकड़ लिया, उन्हें अपनी चपेट में लेकर कुचल देना। इससे पहले कि जिन्ना ने ऑर्क को उल्टा करके जमीन पर पटक दिया, ऑर्क दर्द से करा उठा और उसे अपने पैर के नीचे कुचल दिया। दो और ऑक्स आगे बढ़े, लेकिन जिन्ना मुश्किल से हिले। अपनी कलाई के एक झटके से उसने कमांडर के स्पर्श को सक्रिय कर दिया, जिससे वे हवा में ही टकरा गए, अपनी मुट्ठी बंद करने से पहले, जिससे उनके शरीर फट गए। बढ़ते नुकसान के बावजूद ऑर्क्स आगे बढ़े और लापरवाही से उस पर हमला करने लगे। लेकिन जिन्ना ने उन्हें आसानी से बुना और अपनी उंगलियों के अलावा किसी और चीज से नष्ट नहीं किया। जहां भी उसने छुआ, सिर, कंधे, भुजाएं, धड़, प्रभाव से ऑर्क्स फट गए। गौर दीवारों पर नरसंहार का रंग पोता रहता है। कुछ ही क्षणों में दर्जनों ऑर्क्स निश्चल पड़े रहे और जिन्ना गौरकटार के आमने सामने खड़े थे। और प्रमुख के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था कि जिन्ना ने उसे जबड़े से पकड़ लिया और पटक दिया। उसका सिर दीवार से सटा हुआ। गौरकटर की सांसें अटक गई। उसकी दृष्टि घूम गई क्योंकि वह यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। जिन्ना की नजर दालान पर नजर डालते हुए घूम गई। गिरे हुए छात्रों, फर्श पर फैले बेजान शवों को देखकर उनका क्रोध भड़क उठा। बहुतायत में उबलना। जैसे ही उसने वध के लिए जवाब की तलाश शुरू की, उसकी ठंडी आंखें एक बार फिर गौरवकार पर टिक गईं। इंसानों का। गौरकटर ने कांपते हुए हकलाते हुए जवाब दिया और दावा किया कि उसके दिमाग में किसी आवाज ने आदेश दिया है, उसे सभी मनुष्यों का वध करना है। जैसे ही उसने और ज्यादा के लिए दबाव डाला, जिन्ना ने उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें चुभने लगी। क्या आवाज ने उसे भी उसे मार डालने का आदेश दिया था? गौरकटर, जो अब हताश हो चुका था, ने माफी की गुहार लगाते हुए शपथ ली कि उसका चुनौती देने का कोई इरादा नहीं था। जिन्ना
लेकिन जिन्ना उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे। और प्रमुख गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जिन्ना का गुस्सा बढ़ता गया। शायद उसने सोचा, गौरवकार ने उसे इंसान ही नहीं समझा। जिन्ना ने बेहद शांत आवाज में गौरकटर से कहा कि वह उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन माफी का रास्ता बताएं। आसान नहीं होगा। और अगले ही पल, बिना कुछ कहे, जिन्ना ने राक्षस सम्राट को खंजर बुला लिया और बेरहमी से गौरवकार की जीवन लीला खत्म कर दी। इस बीच गुआंगडाली समुद्र तट पर काल कोठरी पर छापा मारा गया। गुफा की दीवारों पर जिन्ना की छाया वाली चींटियां मंडरा रही थी। उनकी चीखें गूंज रही थी। अंतरिक्ष। इस दृश्य ने रात के सोने के शिकारियों की रीढ़ में सहरन पैदा कर दी, जिनमें से कुछ की शुरुआत हुई चिंता व्यक्त करते हुए, इस डर से कि ये जीव किसी भी समय उन पर हमला कर सकते हैं। युनताई ने असहज होकर दिशा जानने के लिए जुंगसू की ओर देखा। गहरी सोच में डूबे जुंगसू को एहसास हुआ कि वे अब पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकते। यदि वे पीछे हटते तो उन्हें बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों का सामना करना पड़ता। डर के मारे छापा मारना कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह चोरी कर रहा था, बर्रो अचानक उसके सामने आ गया। राक्षसी आकृति की अप्रत्याशित उपस्थिति ने जंगसू को स्तब्ध कर दिया। उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया। तुरंत वह सही शब्द ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा था, घबराकर प्राणी को सम्मान के साथ संबोधित करने का कोशिश कर रहा था। हालांकि बर्रू चुपचाप उसे देखता रहा, जिससे गायब होने से पहले जुंगसू की बेचैनी बढ़ गई, उतनी ही तेजी से जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। जैसे ही जुंगसू ने जो कुछ घटित हुआ था उस पर कार्रवाई शुरू की, बर्रू चौंक कर फिर से प्रकट हो गया। वह आगे बढ़ा और उसके पैरों की ओर कुछ उछाला। वह एक कटा हुआ सिर था। यह एक मौत की रात बनी हुई है, सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक जिसका वे सामना कर सकते थे। जोंगसू जो देख रहा था उसे दर्श करते समय जुंगसू की सांसें अटक गईं। यह एहसास हुआ कि बर्रू ने इतने दुर्जय शत्रु को एक ही क्षण में सहजता से मार डाला, उसे स्तब्ध मौन में छोड़ दिया। जैसे ही बर्रू छाया चींटियों को आदेश देने के लिए लौटा, जुंगसू अभिभूत होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टीम के साथी उसकी जांच करने के लिए दौड़े और पूछने लगे कि क्या छाया का पीछा करना जारी रखना सुरक्षित है। जीव। खुद को संभालते हुए जुंगसू ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह ठीक है और कटे हुए सिर की ओर इशारा किया। उसने उन्हें उच्च श्रेणी के राक्षसों से मिला जादुई पत्थरों के विशाल मूल्य की याद दिलाई। इस कदर फिर उन्होंने अपनी पार्टी की ओर मुखातिब होकर पूछा कि क्या वे अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, छापेमारी दल आगे बढ़ना शुरू कर चुका था। जुंटाई ने हंसते हुए जुंगसू को जल्दी चलने और गति बनाए रखने के लिए कहा। छापेमारी शुरू हुए काफी समय हो गया था और आखिरकार रात्रिकुशल हमलावर दस्ता भी आ गया। बॉस की मांद के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक भयावह दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। एक आर्चलिस्ट, काल कोठरी का मालिक, मृत्यु शूरवीरों के एक समूह से घिरा हुआ। जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, भय ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। उनमें से किसी ने भी इतने शक्तिशाली और कुख्यात प्राणी का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। जुंगसू ने तुरंत स्थिति का आकलन किया। आर्चलीज पूरा संघों का सफाया करने के लिए कुख्यात थे। उन्होंने चीन के गोल्ड ड्रैगन गिल्ड और एलीट फोर्स से जुड़ी विनाशकारी घटना को याद किया। एक आर्चलिस्ट द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसके नतीजा स्वरूप एक विनाशकारी काल कोठरी टूट गई थी। लू जिरगांग के हस्तक्षेप के कारण ही इस पर काबू पाया जा सका। उसकी आंट ने उसे बताया कि वे संकट में हैं। उनका दस्ता, जो केवल एरेंक शिकारियों से बना था, ऐसे दुर्जय के सामने थोड़ा सा टिक सका। प्रतिद्वंद्वी। खतरे को भांपते हुए जुंताई ने जुंगसू की ओर रुख किया और उत्सुकता से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, शिकारियों ने देखा कि मौत के शूरवीरों की एक भीड़ उनकी ओर बढ़ रही है। वे हथियार उठाकर हमला करने के लिए तैयार हैं। जंगसू तुरंत हरकत में आया और उसने तुरंत अपनी टीम को दरवाजे बंद करने का आदेश दिया। येरिन ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपनी पवित्र ढाल को सक्रिय कर दिया, जिससे एक अवरोध खड़ा हो गया जो सील हो गया। एक पल में प्रवेश द्वार। जुंगसू को पता था कि उनके पास विकल्प खत्म हो रहे हैं और जिन्वो के बिना जीवित रहना हो सकता है लग रहा था। येरिम, जो पहले से ही अवरोध को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था,
चिंता की दृष्टि से जुंगसू की ओर मुड़ा। उसने उसे चेतावनी दी कि यह 5 मिनट तक भी नहीं रुकेगा। फिर उस जरूरी क्षण में बर्रू आगे बढ़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह शिकारियों से आगे निकल गया और सीधे आर्चलिच के सामने खड़ा हो गया। बॉस छाया सेना की उपस्थिति को पहचानकर क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। इसमें यह जानने की मांग की गई कि सम्राट की निजी सेना उन पर हमला क्यों कर रही थी। बर्रू अप्रभावित रहा। अपने जबड़ों को दिखाते हुए और अपने पंजे फैलाते हुए उसने ठंडे स्वर में घोषणा की कि उन्हें चुना गया है, राजा द्वारा, जबकि आर्चलीच ने नहीं किया था। आक्रोश और अविश्वास में आर्चलीच ने जोर देकर कहा कि वह राजा से ही बात करेगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, बर्रू उसके चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर साकार हो गया। बैरी का पंजा उसकी छाती में घुसने से पहले आर्चलिच के पास प्रतिक्रिया करने के लिए मुश्किल से एक क्षण था। जैसे ही लिच ने नीचे देखा, आंखें चौड़ी और डरावनी थी। कमरे में एक स्तब्ध सन्नाटा छा गया। बर्रू ने उसका दिल पकड़ लिया और उसे झटक कर आजाद कर दिया। बॉस कांप उठा, अपना सिर हिलाया और इनकार करते हुए बर्रू से न टूटने की सख्त मिन्नत की। यह लेकिन चींटी राजा को उसकी चीख की कोई परवाह नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जीवन स्रोत को अपनी मुट्ठी में कुचल लिया। एक पल में आर्कलिच और उसके मृत्यु शूरवीर हवा में बिखर गए। कुछ भी नहीं बचा, लेकिन उनके अस्तित्व की एक लुप्त होती प्रतिध्वनि। बर्रू ने काल कोठरी के अंतिम मालिक को मारते हुए विजयी रूप से दहाड़ लगाई। रात्रिकुशल सदस्य अविश्वास और उत्साह के मिश्रण में खड़े होकर देख रहे थे। उनकी ओर से एक भी हताहत हुए बिना छापा खत्म हो गया। लेकिन जेना के हाई स्कूल में हालात उतने शांत नहीं थे, जहां बड़ी भीड़ जमा थी। दुखद घटना से हिल गया हूं। माहौल दहशत, शोक और नुकसान का शोक मना रहे माता पिता की चीख पुकार से भारी था। काल कोठरी में उनके बच्चों का प्रकोप। इस बीच जेनवू राष्ट्रपति गो गुन्ही के साथ कार में बैठकर पहले ही घटनास्थल से निकल चुके थे। जैसे ही वे एक साथ यात्रा कर रहे थे, राष्ट्रपति गो ने स्थिति पर एक रिपोर्ट दिया कि सभी छात्रों में से 213 सुरक्षित भागने में सफल रहे, जबकि 10 दूसरा को बचा लिया गया। इमारत से बाकियों ने दुखद रूप से इसे समय पर नहीं बनाया। इसके बाद उन्होंने जेनवू के साथ अतिरिक्त डेटा साझा किया, जिसमें एक खतरनाक प्रवृत्ति, गेट दिखावे, का खुलासा किया गया। पिछले 6 महीनों में दुनिया भर में लगातार वृद्धि हो रही थी। इस उछाल के साथ साथ शिकारियों के रूप में जागने वाले लोगों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया उभरते खतरों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही हो। द्वार और वे जो उन्हें रोक सकते थे। जेनवू ने फिर शांति से चेयरमैन के अचानक आने का कारण पूछा। राष्ट्रपति गो ने बताया कि कई देशों ने उनसे मिलने में रुचि व्यक्त की है। उनकी इस रैंक स्थिति के कारण कई राष्ट्र उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए भर्ती करने के लिए उत्सुक थे। कुछ ने अत्यधिक आकर्षक ऑफर भी दिए। उन्होंने जेनवू को आश्वासन दिया कि एसोसिएशन ने अब तक उनकी इंसानगत जानकारी को सुरक्षित रखा है। लेकिन अंततः इन देशों के साथ जुड़ने का फैसला उन्हीं पर निर्भर था। जैसे ही जेनवू ने ध्यान से सुना, राष्ट्रपति गो ने अपनी चिंता व्यक्त की। यदि उन्हें कोरिया छोड़ना पड़ा, तो देश को आने वाले परिवर्तनों के अनुकूल ढलने में कठिनाई हो सकती है। आने ही वाला। जल्द ही चेयरमैन की कार उस अस्पताल में पहुंची जहां गेना को ले जाया गया था। जैसे ही जेनवू ने बाहर कदम रखा, राष्ट्रपति गो ने एक अंतिम अपील की, जिसमें उनसे देश में रहने का आग्रह किया गया। उन्होंने जेनवू को आश्वस्त किया कि एसोसिएशन उन्हें दिया करने के लिए हर हो सकता है कोशिश करेगा, उन संसाधनों के साथ जिनकी उसे जरूरत थी। कोरियाई हंटर एसोसिएशन ने पहले ही अपने 3 आधिकारिक एस रैंक शिकारियों को खो दिया था, 2 जेजू छापे में और 1 संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसी दूसरा को खोना, खास रूप से जेनवू जैसी क्षमता वाले किसी इंसान को खोना, एक विनाशकारी झटका होगा। राष्ट्रपति गो इसे हर कीमत पर रोकने के लिए प्रतिबद्ध थे। कुछ देर सोचने के बाद जेनवू ने एक अप्रत्याशित अनुरोध किया। उन्होंने उच्च रैंकिंग द्वारों में अकेले प्रवेश करने की अनुमति मांगी। न्यूनतम क्षमता की जरूरता को पारित करके राष्ट्रपति गो आश्चर्यचकित रह गए।
शिकारियों और छापों की एक निश्चित संख्या की जरूरत वाला कानून उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। अनावश्यक जोखिम। हालांकि जैसे ही उन्होंने जेनवू के शब्दों पर सोच किया, यह स्पष्ट हो गया कि ऐसा हो सकता है। यही कारण है कि उन्होंने अपना खुद का संघ बनाया था। जेनवू ने इसकी पुष्टि की और पूछा कि क्या उनका अनुरोध बहुत ज्यादा था। हालांकि एकल इंसान छापा मारने वाली टीम का सोच अनसुना था। राष्ट्रपति गो ने इसे समझा। जेनवू कोई शिकारी नहीं था। हालांकि झिझकते हुए वह सहमत हुए कि यह हो सकता है नहीं है, और उन्होंने सब कुछ करने का वादा किया। ऐसा करने की उसकी शक्ति। जेनवू को अस्पताल छोड़ने के बाद राष्ट्रपति गो सीधे नेशनल असेंबली की ओर चले गए, जेनवू के अत्यावश्यक मामले पर चर्चा करने के लिए। जैसे ही उन्होंने कुछ मिलियनों को हड़ताल के आधिकारिक सदस्यों के रूप में मान्यता देने का अपना अनुरोध प्रस्तुत किया, स्क्वाड असेंबली सदस्यों में से एक ने तुरंत इस सोच को खारिज कर दिया, इसे बेतुका बताया। सदस्य ने तर्क दिया कि शिकारी संघ का उद्देश्य सभी शिकारियों की समान रूप से सेवा करना है। राष्ट्रपति गो पर केवल हंटर्स के गीत जेनवू के लिए नियमों को बदलने का आरोप लगाया। शांत रहते हुए राष्ट्रपति गो ने स्वीकार किया कि यह वास्तव में अधिमान्य व्यवहार था। इसके बाद उन्होंने सभा के समक्ष एक सरल लेकिन प्रभावशाली सवाल रखा। यदि उन्हें नियमित शिकारियों के आक्रमण दस्ते को भेजने या जेनवू को जाने देने के बीच चयन करना होता, एक काल कोठरी को अकेले साफ करें, वे किसे चुनेंगे? सवाल का बोझ दबते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। राष्ट्रपति गो ने तब उन्हें याद दिलाया कि दुनिया भर के संघ भर्ती के लिए उत्सुक थे। गेनवू, if Korea refused to compromise, there was a real risk he might leave for another country. उन्होंने उनसे पिछली गलतियों को न दोहराने का आग्रह किया, यह बताते हुए कि कैसे शिकारी हुआंग डोंगसू ने दल बदल लिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। फिर उन्होंने सभा को उकसाया और उन्हें याद दिलाया कि यदि कोरिया में एक और एस रैंकेड दिखाई देता है, उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो उनकी रक्षा करने में सक्षम हो। इस बीच आसपास की सभी चर्चाओं से अनजान हो, यूसु यून मनोरंजन उद्योग में अपने काम में पूरी तरह तल्लीन थी। एक शूटिंग करने के बाद उसने देखा कि उसका फोन उसके भाई के कॉल से गूंज रहा था। गेनवू, उन्होंने उसे अर्जेंट गिल्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, यह आश्वासन देते हुए कि उसे कोई वास्तविक काम नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि गिल्ड के पंजीकरण को अंतिम रूप देने के लिए उन्हें एक और संस्थापक सदस्य की जरूरत है। सुयुटी के जेनवू को संदेह हुआ और उसने पूछा कि क्या वह किसी तरह के घोटाले में फंस गया है। जेनवू ने खुश होते हुए उससे कहा कि जब उसे पता चलेगा कि यह औरकथित संदिग्ध लड़का कौन है तो वह चौंक जाएगी। था उनके कॉल के बाद सुयून अजन गिल्ड के कामालय के लिए रवाना हुई। पहुंचने पर जेनवू ने उसे जेनवू से मिलवाया और बताया कि वह उसकी चचेरी बहन है, एक प्रमाणित रैंक शिकारी। यह एहसास सुयू को हुआ। वह मशहूर सॉन्ग जेनवू के सामने खड़ी थी। हमेशा चंचल रहने वाली जेनवू ने उसे याद दिलाया कि वह परिवार में असली हस्ती है। लेकिन सुयू अपनी प्रसिद्धि का आनंद लेने के बजाय जेनवू से मिलने के लिए ज्यादा उत्साहित रही। उनकी बातचीत का अवलोकन करते हुए जेनवू ने परिवार की गतिशीलता पर सोच किया। जेनवू डी रैंक शिकारी था, जबकि सुयू ने रैंक था। उन्होंने सोच किया कि क्या जेनेटिक्स ने जागृति प्रक्रिया मामलों को याद करने में कोई भूमिका निभाई है। भाई बहनों की योग्यताएं हासिल करना और अपने पिता, जो एक शिकारी थे, को प्रतिबिंबित करना। अपना ध्यान सुयू की ओर घुमाते हुए जेनवू ने पूछा कि क्या जेनवू ने सब कुछ समझा दिया है। उसकी उन्होंने पुष्टि की कि वह समझती है कि उन्हें एक संस्थापक सदस्य की जरूरत है। जेनवू ने तब उसे चेतावनी दी कि उनके संग में शामिल होने से मीडिया में उन्माद फैल सकता है। पूछा कि क्या वह इसके लिए तैयार है। बेफिक्र होकर सुयू ने इसे यह कहते हुए टाल दिया कि इसमें शामिल होने से कुछ भी बेहतर है। जेनसोंग के साथ उत्सुकतावश जेनवू ने पूछा कि वह किसकी बात कर रही है, और जेनहो ने चुपचाप जेनसोंग को समझाया। उसका बड़ा भाई था, जो अपने बुरे इंसानत्व के लिए बदनाम था। जैसे ही जेनवू ने बातचीत आगे बढ़ाई, सुयू आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए झिझकी। उसके करीब हल्की सी मुस्कान के साथ उसने पूछा कि क्या उसे उसके साथ सेल्फी लेने में कोई दिक्कत होगी। जेनवू ने बाध्य किया और सुयून ने तुरंत इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पोस्ट लगभग तुरंत वायरल हो गई, जिससे हर जगह चर्चा शुरू हो गई। जब हाइन ने फोटो देखी तो उसके मन में एक असहज भावना आ गई। उसके दिल में दर्द हुआ
उसका शरीर कांपने लगा और पहली बार उसे एक गहरा एहसास हुआ। असुरक्षा को वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। नेशनल असेंबली द्वारा अपने सम्मन मंत्रियों को मान्यता देने के जेनवू के अनुरोध को मंजूरी देने के बाद, जैसे स्ट्राइक स्क्वाड के आधिकारिक सदस्य, वह जनरल हो के साथ एरेंग गेट की साइट पर पहुंचे। हाल ही में सामने आए थे। प्राधिकरण मिला करने के बाद यह उनके संघ का पहला छापा था और जनरल हो इसमें शामिल हुआ। विस्मयकारी अपने सामने विशाल विशाल संरचना को देख रहा था। हमेशा केंद्रित रहने वाले जेनवू ने अपने मिशन के लिए तैयारी करते समय नेतृत्व किया। हालांकि वे अकेले नहीं थे। हंटर्स एसोसिएशन की निगरानी टीम के मुख्य निरीक्षक वू जिनचुल भी उपस्थित थे। जेनवू की छाया